हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, हम ये समझ सकते हैं ना, बिजनेस के आसपास की जितनी भी चीज़ें जो बिजनेस पे अफेक्ट करती हैं, उसको उसका एनवायरनमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मीनिंग लिख रखा है। Some of all individuals, institutions, and other forces which are outside the business and beyond the control of business but affects the functioning of business is known as business environment। तो वो सारे फोर्सेस और फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर हैं एंड बिजनेस के कंट्रोल में भी नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। अब देखिए, कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल कंडीशन। अगर पॉलिटिक्स बिजनेस के फेवर में होगा तो बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर पॉलिटिक्स बिजनेस के फेवर में नहीं होगा तो बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं बिजनेस का एनवायरनमेंट। अब देखिए फीचर्स बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट फीचर है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसा कि हमने मीनिंग में देखा कि जो भी फोर्सेस होते हैं ना, बिजनेस के बियॉन्ड होते हैं, बिजनेस के आउटसाइड होते हैं। इसीलिए सारे फोर्सेस जो बिजनेस एनवायरनमेंट का सम टोटल है वो बिजनेस के बाहर होते हैं, वो एग्रेसिव इन नेचर होते हैं, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस आता है और वो बिजनेस के बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं। बट बिजनेस पे ना उसका अल्टीमेट डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और कभी बिजनेस उससे प्रॉफिट में जाता है तो कभी लॉस में चला जाता है। सेकेंड फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फोर्सेस है उनमें से कुछ फोर्सेस स्पेसिफिक है, कुछ फोर्सेस जनरल है। अब देखिए, स्पेसिफिक फोर्सेस किसको कहते हैं? ऐसे फोर्सेस जो इंडिविजुअल फर्म के फंक्शनिंग के ऊपर असर डालते हैं। मतलब कि कुछ चेंजेस आया, उसका असर सिर्फ एक ही फर्म पे पड़ा और उसी फर्म के डे टू डे वर्किंग के ऊपर पड़ा, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ने अगर अपना पैसा विड्रॉ कर लिया तो इसका इम्पैक्ट सारे बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ेगा, पूरी इंडस्ट्री के ऊपर नहीं पड़ेगा, बस इंडिविजुअल फर्म के ऊपर पड़ेगा, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। और जनरल फोर्सेस की बात करें तो ऐसे फोर्सेस जो इंटायर इंडस्ट्री को अफेक्ट करती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो उसका असर तो सबके ऊपर पड़ता है ना, सबको अपनी टेक्नोलॉजी को बदलना पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल फोर्सेस। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल फर्म पे असर डालती है और जनरल जो एंटायर इंडस्ट्री पे असर डालती है। फॉर एग्जांपल सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऑल फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फोर्सेस है ना, सब आपस में एक दूसरे के से क्लोजली रिलेटेड है। मीन्स अगर हम देखें ना, तो लॉ जो है वो किससे रिलेट करता है? कंट्री से रिलेट करता है, कंट्री के सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन से रिलेट करता है। तो जितने भी फोर्सेस है ना, सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से मैं इसे रिलेट करना चाहूँगी। तो देखिए, जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है तो लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रहा है, और हेल्थ अवेयरनेस की वजह से लोग किसका डिमांड करते हैं? हेल्दी प्रोडक्ट्स का डिमांड करते हैं। आपने देखा होगा ना, आज के डेट में हर वो खाने पीने की चीज़ें जो ऑर्गेनिक है, सब लोग उसी को परचेज करना चाहते हैं, भले ही उनका प्राइस नॉर्मल प्रोडक्ट से कम क्यों ना हो। नेक्स्ट फीचर है डायनेमिक इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर कैसा है? ये डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंजिंग इन नेचर। मीन्स बिजनेस के आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनमें कंटिन्यूअसली चेंजिंग होता रहता है, चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है, हमेशा ही चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। जब भी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है। या तो हम जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे प्रेफरेंस भी तो चेंज होते रहते हैं ना, तभी तो हम कीपैड मोबाइल से आज की डेट में टच स्क्रीन मोबाइल तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या है? डायनेमिक इन नेचर, चेंजिंग इन नेचर। उनमें हमेशा चेंज होता रहता है, और जो चेंजेस होते हैं ना वो बहुत ही फ्रिक्वेंट होते हैं, अचानक से चेंज हो जाता है, और क्या चेंज होगा ना, इसका पहले से प्रिडिक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका हम प्रिडिक्शन लगा ही नहीं सकते। प्रिडिक्शन करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है, इसीलिए कहते हैं ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है अनसर्टेन होता है। फॉर एग्जांपल आईटी और फैशन इंडस्ट्री। फैशन कल की डेट में क्या आने वाला है किसी को नहीं पता। विंटर्स खत्म हो गए, अब नए नया जो विंटर सीजन आएगा उसमें क्या फैशन होगा नहीं पता हमें, और कोई भी कंपनी पहले से प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकती उसको। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। जो भी बिजनेस के इन्वायरमेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? डायनेमिक होते हैं, आपने पहले ही पढ़ा।
और जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट है सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, एक तो चेंज होते रहते हैं, ऊपर से सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इनका एग्जैक्ट एनालिसिस बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी की बात करें ना तो जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो कंट्री टू कंट्री अलग होता है एंड प्लेस टू प्लेस अलग होता है। जैसे क्या है कि अगर बड़ी सिटीज को देखें, मेट्रो सिटीज को देखें, या फिर हम किसी छोटी सिटीज को देख ले या किसी गांव को देख ले, हर जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, हर जगह के कस्टमर्स का डिमांड अलग है, हर जगह की कंपनीज का काम करने का तरीका अलग है। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि गूगल की जो पॉलिसी हमारी कंट्री में है वही अमेरिका में भी गूगल की पॉलिसी हो, तो हर जगह जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके काम करने का तरीका अलग होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट हमने फीचर में ही पढ़ लिया, टू टाइप के होते हैं, एक जनरल एनवायरनमेंट होता है, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है। जो इंटायर इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट डाले उसको हम लोग जनरल एनवायरनमेंट कहते हैं, जो इंडिविजुअल फर्म के ऊपर इम्पैक्ट डाले उसको हम लोग स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ना किसी स्पेशल जगह पे अप्लाई होता है, मतलब जिसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल फर्म के ऊपर पड़ता है। तो अब हम लोग जनरल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, इनको हम कह सकते हैं। और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की बात करें ना तो जिसका इम्पैक्ट किसी पर्टिकुलर फर्म के ऊपर पड़ता है वो गवर्नमेंट है, कंज्यूमर ग्रुप है, कॉम्पिटिटर्स है, कोर्ट है, मीडिया है। जैसे यहाँ पे मैं मीडिया से रिलेट करना चाहती हूँ। अगर मीडिया में किसी कंपनी का नाम उछल जाए तो अब देखो हर चैनल, न्यूज़ चैनल पे उसी के बारे में इंफॉर्मेशन आने लगेगा और उस कंपनी का काम करना ही मुश्किल हो जाएगा अगर वो किसी गलत चीज़ में फंस जाती है। या तो उसे अपने बिजनेस को शट डाउन पड़ेगा, या तो उसको अपना नाम ही बदल देना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगी, नहीं तो उसका सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मीन्स जो भी कंपनी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करती रहती है तो उसे ये पता चलता है ना कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो किस सेक्टर में काम कर सकती है, और उसके अकॉर्डिंग ना उसे फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलता है। मीन्स उसे बिजनेस एनवायरनमेंट से कंपनी को ये फायदा मिलता है ना कि उन्हें गैप का पता चलता है कि कहाँ एग्जैक्टली गैप है, किस सेगमेंट में वो काम कर सकते हैं और किस सेगमेंट में उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। ये उन्हें बिजनेस एनवायरनमेंट के कंटिन्यूअस एनालिसिस से पता चलता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्निंग अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर कहें ना तो जब भी कोई भी बिजनेस अपना स्वॉट एनालिसिस करता है, स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट जो है स्कैनिंग करता है तो उसे ये पता चलता है ना कि उसे खतरा किससे है। थ्रेट का मतलब क्या है? खतरा किससे है। जब आपको पता चल जाएगा ना कि आपको खतरा किससे है और आपके पास पहले ही वार्निंग सिग्नल्स आने लगेंगे तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो उस खतरे से लड़ने के लिए, और आप अपनी कंपनी के लिए बेस्ट मेथड चूज कर सकते हो, अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने कॉस्ट का रिडक्शन कर सकते हो। और इसके लिए आपको करना क्या होगा? अपने कॉम्पिटिटर्स की एनालिसिस करनी होगी ना कि कॉम्पिटिटर कैसे काम कर रहा है, ऐसा वो क्या कर रहा है जिससे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, और हम उस कॉम्पिटिटर से क्या अच्छा सीखें जिससे हम अपना बेटरमेंट कर सके। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जब आप अपने इंडस्ट्री, अपनी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करते हो, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का स्वॉट एनालिसिस करते हो। नेक्स्ट है हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में ही डिस्कस किया कि जब भी कोई कंपनी अपने बिजनेस के स्वॉट का एनालिसिस करती है तो उससे पूरा उसको क्लियर आइडिया मिल जाता है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, उनके वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट क्या है। तो स्ट्रेंथ का मतलब किस प्रोडक्ट में वो बेस्ट है, वीकनेसेस क्या है, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ से उन्हें लॉस सफ़र करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज कौन से ऐसे और प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं जिससे और बेटर उनका बिजनेस हो सकता है, और थ्रेट्स उन्हें खतरा किससे है। तो बेसिकली बिजनेस को तो खतरा उनके कॉम्पिटिटर से ही होता है, तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स की एनालिसिस करें जिससे उन्हें हेल्प मिलता है फ्यूचर डिसाइड करने में कि उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जैसे ऐसा क्या करे कि वो अपने कॉम्पिटिटर से बेस्ट हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं ना कि रिलायंस आज की डेट में क्या है, हर तरह के प्रोडक्ट, हर मतलब कि हम कह सकते हैं ना कि बेसिकली ना एक छोटे से प्रोडक्ट से लेकर के एक बड़े बड़े से प्रोडक्ट तक हर चीज़ रिलायंस प्रोड्यूस करता है। तो रिलायंस वहाँ तक पहुँचा कैसे? उसने प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस किया, प्रॉपर अपनी कंपनी के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई, तभी देखो ना आज की डेट में हर सेगमेंट में रिलायंस नंबर 1 पे है कहीं न कहीं। एज़ पर मी मैं कह सकती हूँ ऐसा। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर ले तो वहाँ पे भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। जैसा कि हमने फीचर्स में डिस्कस किया ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट में रैपिड, बहुत फास्ट, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं।
तो बिजनेस एनवायरनमेंट से हेल्प ये मिलता है कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन कर लेने के बाद जो बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं ना, वो अपने बिजनेस के लिए सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन को डेवलप करते हैं, जिससे बिजनेस को अल्टीमेटली बेनिफिट मिल सके और बिजनेस जो है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सस्टेन कर सके। नेक्स्ट है हेल्प्स इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब देखिए क्या है ना, बिना रिसोर्सेज के तो कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता है। तो जब भी कोई भी कंपनी अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट का प्रॉपर एनालिसिस करती है, तो उसे ये पता चल जाता है ना कि रिसोर्सेज कहाँ से असेंबल करना है, कहाँ से रिसोर्सेज बेस्ट प्राइस में मिलेगा, ताकि उन्हें अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम वेस्टेज करना पड़े और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लास्ट है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब जब आपने स्वॉट एनालिसिस कर ही लिया है, रैपिड चेंजेस के साथ अपने आप को मैच कर लिया है, रिसोर्सेज को भी आप बेस्ट प्राइसेस में परचेज कर ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा ही। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होगा, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, बेस्ट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना होगा, तभी आपके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा और आप मार्केट कैप्चर कर सकते हो। क्योंकि एक दो सिटी में प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है, लेकिन पूरी कंट्री में या फिर इंटरनेशनल लेवल तक आपको अगर मैक्सिमम कवरेज चाहिए, तो इसके लिए आपको बेटर होना पड़ेगा, और बेटर नहीं कह सकते, बेस्ट होना पड़ेगा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर केस स्टडी आती है तो इसी टॉपिक से आती है। और केस में होता है कि आपके पास केस होता है, और उस केस को देख के आपको ये बताना होता है ना कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में उस केस में बात की जा रही है। तो मैं बस आपको कीवर्ड से समझाऊंगी ना कि आप कैसे समझे कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में उस पर्टिकुलर केस में डिस्कस किया जा रहा है। तो जो डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो 5 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड है सोशल एनवायरनमेंट, थर्ड है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फोर्थ है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एंड फिफ्थ है लीगल एनवायरनमेंट। तो एक एक करके देखते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को आप समझोगे कैसे, जब भी केस के किसी भी लाइन में ना पैसे से रिलेटेड बात की गई होगी, मतलब मनी, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, ऐसे किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया होगा, तो आप आराम से आंख बंद करके लिख देना कि वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, वैल्यू ऑफ रुपीज, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, पब्लिक डेट एंड प्लान्ड आउटपुट। इन सब का डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं आता है, बस आपको केस में रिलेट करके बताना है कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है। चलिए, नेक्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट बेसिकली किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। सोसाइटी के ट्रेंड्स, कस्टम्स, वैल्यूज, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो इनके कंपोनेंट्स है, जैसा मैंने पहले ही डिस्कस किया, सोशल ट्रेंड्स, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, किसके वैल्यूज, सोसाइटी के वैल्यूज, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन सोसाइटी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इसमें आप कह सकते हो ना, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये भी हो सकता है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिया हो, तो वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कंजम्पशन हैबिट्स, पॉपुलेशन शिफ्ट्स, लिटरेसी रेट। तो ये सब किसके कंपोनेंट होंगे, सोशल एनवायरनमेंट के। अगर किसी रिलीजन के बारे में बात किया हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब सोशल एनवायरनमेंट के पार्ट है। थर्ड इन्वायरमेंट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है। तो देखिए, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में हम किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इनोवेशंस हो रहा है प्रोडक्शन मेथड में, न्यू मेथड ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं। मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी बात की रहे तो आराम से हमें समझ जाना है, वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। फोर्थ है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात होगी, ठीक है, गवर्निंग पार्टी की, रूलिंग पार्टी की बात होगी, किसी पर्टिकुलर मतलब कि हम कह सकते हैं ना पार्टी के बारे में, कांग्रेस, बीजेपी, इस सब चीज़ों के बारे में बात की होगी, तो वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। इसके कंपोनेंट्स है प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब किसका गवर्नेंस चल रहा है। नेक्स्ट है पीस इन कंट्री, मतलब कंट्री में शांति का माहौल है, कि जैसे बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुआ था, इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गए थे और रातों रात शेख हसीना की सरकार गिर गई थी, तो इस तरह के बारे में कोई डिटेल दिया हो तो वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। प्रैक्टिसेस ऑफ रूलिंग पार्टी। अब रूलिंग पार्टी की क्या प्रैक्टिसेस है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो करप्शन में बिलीव करती है कि डेवलपमेंट में बिलीव करती है, तो यहाँ से आपको समझ जाना है ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। रिलेशनशिप ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारी कंट्री का रिलेशनशिप दूसरे देशों के साथ कैसा है। जैसे जब से हमारे देश में
ये नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने हमेशा दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बारे में बात की है। उन्होंने उस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई बात हो तो वो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेट करेगा। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल टुवर्ड्स बिजनेस, बिजनेस को लेकर के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या सोचते हैं, जैसे कि जो पॉलिटिकल जो नेता लोग हैं उनका बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, तो इसको भी हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द बिजनेस, क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी जिस भी एरिया में बिजनेस है वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, जिनकी भी सरकार है, क्या वो बिजनेस में इंटरफेयर करती हैं कि नहीं करती हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के पास पार्ट होंगे। लास्ट है लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल एनवायरनमेंट की बात करें तो कोई भी कोर्ट केस है, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कानून व्यवस्था से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी ना, तो वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होगी। इसके कंपोनेंट है ना, लॉ पास बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाया है, कोर्ट में जो जजमेंट चल रहे हैं या कोर्ट से जो डिसीजन आया है, डिसीजन बाय वेरियस एजेंसीज, जितने भी कंज्यूमर कंज्यूमर एजेंसीज होती हैं या फिर सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल पे जो कोर्ट्स होती है वहाँ से जो डिसीजंस आया है, ये सब किसका पार्ट है, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट, वेरियस एक्ट्स प्रिवेलिंग इन द कंट्री, इंडिया में जितने भी तरह के एक्ट्स हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, द कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो ये सब जो भी चीज़ें हैं ना, ऐसे जो भी एक्ट के बारे में बात हो, वो सब किससे रिलेट करेगा, लीगल एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो भी चेंजेस आते रहते हैं और उसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉलिसी के बारे में देखें, लिबरलाइजेशन। यहाँ पे ना बेसिकली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन जैसी पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन वर्ड बना है बीइंग लिबरल। अब लिबरल का मतलब क्या होता है ना, कि लॉ को आसान करना, मतलब बिना मतलब के जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उन सबको हटा देना। तो लिबरलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, इट मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस। अब बिजनेस को चलाने के लिए जो भी पहले 1991 से पहले रेस्ट्रिक्शंस होते थे, कंट्रोल्स होते थे, उन सबको हटा देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो मतलब बेसिकली लिबरलाइजेशन क्या था, इट इज़ द एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज। मतलब इंडिया में 1991 से पहले क्या चलता था कि लाइसेंसिंग सिस्टम चलता था, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर तरह का बिजनेस आपको चलाना है तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, लाइसेंसिंग राज था। लेकिन 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी आई तो इस लिबरलाइजेशन, मतलब कि जो भी लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको हटा दिया गया। तो लिबरलाइजेशन के क्या फीचर्स है, एबॉलिशिंग ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो लाइसेंस की ज़रूरत होती है उसको हटा दिया गया। लेकिन कुछ बिजनेस के लिए अभी भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हर तरह के बिजनेस के साथ नहीं हटाया गया। जैसे कि बात कर लेते हैं ना हम लोग, अगर लिकर इंडस्ट्री लगाना है आपको, केमिकल इंडस्ट्री लगाना है या आर्म्स या एमुनिशंस बनाना है, तो इसके लिए अभी भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस मतलब कि प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरत पड़ती है और सेल्स के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, मतलब आप अपने बिजनेस के साइज को बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं, तो आपको कहीं से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। नेक्स्ट है फ्रीडम फॉर प्राइस फिक्सिंग, मतलब आपने अगर प्रोडक्ट बनाया है, रिसोर्सेज आपके लगे हैं, तो आप फ्री हैं अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को सेट करने के लिए। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले क्या होता था ना, कि जो भी इंडिया में सामान बनता था बेसिकली वो इंडिया में ही सेल होता था। उनको बाहर बेचने के लिए ना बहुत ज़्यादा टर्म्स कंडीशन को फॉलो करना होता था, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क लगता था, और उसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी लगते थे। तो गवर्नमेंट ने उसको भी हटा दिया और गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट को ईजी बना दिया, मतलब कि अगर आपको बाहर से कुछ मंगाना है तो भी आसान है, और अपने देश से बाहर एक्सपोर्ट करना है तो वो भी ईजी है। नेक्स्ट है टैक्स रेट रिडक्शन, जितने भी तरह के टैक्स रेट्स थे हर तरह के टैक्सेस में रिडक्शन कर दिया गया है, और हर साल नया बजट बनता है और हर बार टैक्स में कोई ना कोई चेंजेस किया ही जाता है, और जो चेंजेस किया जाता है बेसिकली वो बेटरमेंट के लिए किया जाता है सोसाइटी के, कि हर किसी के लिए चीज़ें ईजी हो जाएं। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, इम्पोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है चीज़ों को आसान कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और एफडीआई के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी फ्रीडम हो गया है। अब तो क्या है ना, कि हर स्टेट के पास अपना पावर होता है, वो तो खुद एफडीआई के लिए बाहर के देशों को कांटेक्ट करती है कि कोई भी मतलब इंटरनेशनल कंपनी से आइए, आप प्लांट एंड फैक्ट्री हमारे देश में लगाइए, आप टॉप मैनेजमेंट अपना रख सकते हैं, रिसोर्सेज हमारे यूज़ कीजिए, टॉप मैनेजमेंट अपना रखिए लेकिन एम्प्लॉयज़ हमारे रखिए, ये टर्म्स कंडीशन होता है। नेक्स्ट पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है,
कि प्राइवेट सेक्टर को ग्रेटर रोल देना इकोनॉमी में। मतलब 1991 से पहले ना क्या था कि मोस्ट ऑफ द जितने भी प्लांट और फैक्ट्रीज इंडिया में थे ना, चाहे वो आयरन मतलब जो भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आयरन इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज में मोस्ट ऑफ द पावर किसके पास होता था? पब्लिक सेक्टर के पास होता था। लेकिन प्राइवेटाइजेशन आने के बाद प्राइवेट सेक्टर को भी ग्रेटर रोल दिया गया, और बेसिकली ये इसलिए किया गया ताकि ये हमारे नेशन के ग्रोथ को बिल्ड करने में हेल्प कर सके, और पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया गया। रीज़न ये है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थे ना, उनमें से बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहे थे, कुछ सिक इंडस्ट्रीज थे, तो उन सब के रोल को कम किया गया। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या चूज़ किया? प्लान डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अपनाया, जिसमें जो भी लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज थी या सिक इंडस्ट्रीज थी, या तो उनको शट डाउन कर दिया गया या तो उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिससे ये हो सके कि कंट्री में जो भी एक्सेस बर्डन है पब्लिक सेक्टर के ऊपर उसको कम किया जा सके, और कुछ बर्डन को शिफ्ट किया जा सके प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जिनके पास भी पैसे हैं भाई, वो इंडस्ट्रीज लगाए, अल्टीमेटली बेनिफिट तो कंट्री को ही मिलेगा ना, क्योंकि कंट्री में क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। नेक्स्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बीइंग ग्लोबल मीन्स कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ अ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। मीन्स हमारी इकोनॉमी खुद में सिमटी ना रह जाए, बल्कि इसका दूसरे देशों के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप हो, जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बन सके। मीन्स अगर कभी हम वॉर के सिचुएशन में आ जाए, इंटरनल प्रॉब्लम हो, या हमारे किसी दूसरे देश के साथ कोई प्रॉब्लम हो, तो जो भी हमारे फ्रेंड कंट्रीज होंगे, मित्र देश होंगे, वो अल्टीमेटली हमें सपोर्ट करेंगे, हमें हेल्प करेंगे। जैसा कि आप लोग कारगिल की लड़ाई के बारे में जानते होंगे, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उस समय हमें बहुत सारे दूसरे देशों ने हेल्प किया था, जिसकी वजह से हम उस लड़ाई को जीत पाए थे। अब ग्लोबलाइजेशन का एम क्या है? टैरिफ रिडक्शन। अब ग्लोबलाइजेशन किस लिए किया गया? इसलिए किया गया कि जो भी टैरिफ है, टैरिफ मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्सेस है उनको कम करना। नेक्स्ट इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, इंपोर्ट को लिबरल कर दिया गया, आसान कर दिया गया, और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया। अब एक्सपोर्ट करने से क्या फायदा होगा? कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स आए, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल हो गया, मतलब कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं गुड्स का, सर्विसेज का और कैपिटल का, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो पीपल और आईटी इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी फ्री मूवमेंट हुआ, मतलब आसानी से हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जा सकते हैं, और दूसरे देशों से लोग हमारे देश में आ सकते हैं घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी काम के लिए। तो ये भी आसान कर दिया गया। नेक्स्ट लास्ट पॉलिसी है डीमोनेटाइजेशन। ये पॉलिसी कब आई थी? डेट है 8 नवंबर 2016 में इस पॉलिसी को लाया गया था। अब डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या था? देखो, ये हम सब लोगों ने देखा है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या था? जो 500 और 1000 के पेपर नोट्स थे, उनको लीगल टेंडर के स्टेटस से आउट कर दिया गया था। मतलब कि जो 500 और 1000 का नोट था, उनको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया था, और वो जो करेंसी उस टाइम की थी, उस पर्टिकुलर ईयर में चल रही थी, वो सारी करेंसी क्या बन गई थी? इलीगल बन गई थी। मतलब अगर आज की डेट में आपके पास वो करेंसी है, रह गई है, तो इससे आप उस करेंसी को यूज नहीं कर सकते। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब बस यही है कि किसी पर्टिकुलर करेंसी जिसके ऊपर डिमोनेटाइजेशन को अप्लाई किया गया, उसको कंट्री के मनी सर्कुलेशन सिस्टम से आउट करना। तो देखो, डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया था, और डिमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था? जो भी उस टाइम पे जो भी करेंसी का सर्कुलेशन था, उसमें से 86% ऑफ द मनी जो है वो इनवैलिड हो गई थी सर्कुलेशन में। और ये इसलिए किया गया था ना, ताकि करप्शन को कर्ब किया जा सके और ब्लैक मनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सके। क्योंकि जब भी बात करप्शन की होती है, ब्लैक मनी की होती है ना, तो लोग मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसकी करेंसीज को यूज करते हैं इसके लिए। डिमोनेटाइजेशन का फीचर क्या है? इसको कहा गया था टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, मतलब कि इससे टैक्स को एडमिनिस्टर किया जा सकता है, और टैक्स में और भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए जा सकते हैं, और टैक्स के कलेक्शन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, इस इस पॉलिसी को इसलिए अपनाया गया था ताकि लोगों ने जो पैसे अपने घर में रखे हुए हैं, एज अ सेविंग किया हुआ है, उस सेविंग को चैनलाइज किया जा सके और उसको यूज़ किया जा सके एज अ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में,
नेक्स्ट डिमोनेटाइजेशन का एक एम ये भी था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी बन जाए, मींस कैश लाइट इकोनॉमी बन जाए। और जैसा हम लोग देख सकते हैं ना कि डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था, तब से अब तक 7 या 8 अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर्स हो चुके हैं। और हम लोगों ने क्या, हर 10 रुपए का या 5 रुपए का भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसके लिए हम लोग पेटीएम, गूगल पे इन सब का यूज़ करने लगे। तो क्या चेंजेस आ गया ये हम सबके सामने है। और लास्ट क्या है, इट रिजल्ट्स इन राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन। अब देखिए 500 और 1000 के नोट्स को बैन कर दिया गया था और लोगों के घर में जितना भी पैसा था ना, मजबूरी में ना उन पैसे को ना उन्हें बैंक में जमा करना पड़ गया था और डिटेल देना पड़ा था कि ये ब्लैक मनी है कि वाइट मनी है। और जब आपको डिटेल देना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर टैक्स भी पेमेंट करोगे। तो टैक्स का कलेक्शन एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स बढ़ा था। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।